नमस्कार बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 7 हिंदी मीडियम। विषय है सामाजिक विज्ञान और इसमें से 7वां जो पाठ है भारत, स्थान, सीमा, विस्तार और भूपृष्ठ। तो आज हम इसका अभ्यास करते हैं। आप कक्षा 6 में गुजरात के स्थान, सीमा, विस्तार और भूपृष्ठ के बारे में जान चुके हैं। आइए अब हम भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर जो ये नक्शा दिया है ये एशिया खंड का नक्शा है। तो इसमें हमारा भारत देश जो है वो कहाँ पर आया है, यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहा है ये हमारे भारत का नक्शा है। और ये जो पूरा नक्शा है वो एशिया खंड का राजनीतिक नक्शा है। इसमें हमारे भारत का स्थान यहाँ पर आया है। तो आइए हम अब आगे जानकारी प्राप्त करते हैं कि यहाँ दिए गए नक्शे में से भारत संबंधी जानकारी हमें यहाँ पर निम्नलिखित रिक्त स्थानों में भरनी है। भारत 8.4 उत्तर अक्षांश से 37.6 उत्तर अक्षांश तक और 68.7 पूर्व देशांतर से 97.25 पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। तो यहाँ पर हम अब एशिया महाद्वीप में स्थान कहाँ पर है वो देखा। अब भारत का जो स्थान है, इसकी जो सीमा है वो कहाँ पर किस तरह है वो देखते हैं कि हमारे भारत के पूर्व में क्या क्या आया है। कि भारत के पूर्व में बंगाल का जो उपसागर है वो आया हुआ है और उसके पश्चिम में अरबी समुद्र आया है। यहाँ पूर्व में क्या है, बंगाल का उपसागर है और पश्चिम में अरबी समुद्र आया हुआ है और उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान आया हुआ है और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर आया है। और यहाँ पर वायव्य जो कोण है इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान आए हुए हैं। तो इस तरह से हमारे एशिया महाद्वीप में भारत की इन दिशाओं में ये सब स्थान आए हुए हैं। कि ये भारत का नक्शा है और उसका विस्तार कहाँ तक फैला हुआ है। तो ये पूरे भारत का नक्शा यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमने पहले यहाँ पर क्या क्या देखा कि भारत के पूर्व में बंगाल का जो उपसागर है वो देखा और पश्चिम में जो अरबी समुद्र है वो देखा और फिर उत्तर में क्या क्या आया है कि चीन और ये नेपाल ये भी देखा और भूटान भी आया हुआ है। और फिर दक्षिण में हिंद महासागर है वो आया हुआ है। और फिर यहाँ पर वायव्य में हमने क्या देखा कि वायव्य दिशा जो है इसमें कौन कौन सी जगह है, कौन सा देश आया हुआ है कि पाकिस्तान आया है और अफगानिस्तान भी यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर हमने ये जानकारी हासिल की। अब हम आगे अभ्यास करते हैं। उत्तर भारत में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक की उत्तर दक्षिण लंबाई लगभग 3214 किमी है, जबकि पूर्व में अरुणाचल से पश्चिम में द्वारिका तक की पूर्व पश्चिम चौड़ाई 2933 किमी है। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किमी है, जिससे विस्तार की दृष्टि से दुनिया के देशों में भारत का स्थान कौन सा है, 7वां है। भारत का आकार उत्तर में सकरा, मध्य में चौड़ा और दक्षिण में सकरा होता जाता है। भारत में कुल 28 राज्य, एक राजधानी क्षेत्र है दिल्ली और 7 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश माने जाते हैं। कि हमें यहाँ पर क्या करना है, जो प्रवृत्ति दी है कि भारत के राज्यों और राजधानी तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सूची तालिका के रूप में बताइए।
भारत के जिन राज्यों में से कर्क रेखा गुजरती हो उन राज्यों के नाम हमें यहाँ पर नीचे लिखने हैं। अब हमारा भूपृष्ठ कैसा है उसके बारे में देखेंगे। जमीन के ऊपरी सतह को भूपृष्ठ कहते हैं, यानी कि हम जहाँ पर रहते हैं ज़मीन पर वह हमारी भूपृष्ठ कहलाती है। भारत का भूपृष्ठ एक ही प्रकार का नहीं है, कि हमारा जो भूपृष्ठ है वो एक ही प्रकार का नहीं है। उसके कई भागों में ऊंचे ऊंचे पर्वत तो कई भागों में विशाल समतल उपजाऊ मैदान है, कई भागों में वीरान रेगिस्तान भी है। कि हमारी जो ये ज़मीन है जहाँ पर हम रहते हैं वो एक ही तरह की नहीं है। वहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वत है, कई भागों में विशाल बहुत बड़े बड़े समतल उपजाऊ मैदान भी है और कई भागों में क्या है, वीरान रेगिस्तान भी है। तदुपरांत कई भागों में समुद्री तट और कहीं पठारी प्रदेश आए हुए हैं। कि इसके अलावा हमारे यहाँ पर समुद्री तट भी है और पठारी प्रदेश भी आए हुए हैं। भूपृष्ठ की दृष्टि से भारत को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कि भूपृष्ठ को यहाँ पर भारत को 5 भागों में विभाजित किया है। वो कौन से 5 भाग है वो भी देखते हैं। कि पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, कि उत्तर दिशा में पर्वतों वाला प्रदेश है वो। दूसरा है उत्तर का मैदानी प्रदेश, और तीसरा है मध्य और दक्षिण भारत का पठारी प्रदेश, और चौथा है समुद्र तटीय संकरे मैदानों का प्रदेश, और पांचवा है द्वीपों का जो समूह है वो। तो हम सबसे पहले जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है उसके बारे में देखेंगे। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है बल्कि 3 पर्वतों की श्रृंखला है। कि हिमालय जो पर्वत हम बोलते हैं वो एक ही पर्वत नहीं है पर 3 पर्वतों की ये श्रृंखला है, यानी कि 3 पर्वतों की ये पर्वतमाला बनी है। उसे हिमालय की पर्वतमाला कहते हैं, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। जो ये हिमालय है वो विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को प्रदेश के 2 हिस्से हैं। कि उत्तर का जो प्रदेश है पर्वतीय प्रदेश है उसके 2 हिस्से हैं, एक है हिमालय की पर्वतमाला और दूसरा है हिमालय के पूर्व का पर्वतीय प्रदेश। चीन के ओर की पर्वतमाला महाहिमालय, बीच का मध्य हिमालय और भारत के ओर की पर्वतमाला शिवालिका की टेकरियों के रूप में जानी जाती है। कि चीन के ओर का जो पर्वतमाला है वो महाहिमालय कहलाता है और बीच का जो है वो मध्य हिमालय, और भारत की ओर की जो पर्वतमाला है उन्हें हम शिवालिका की टेकरियों के रूप में जानते हैं। अब है हिमालय की पर्वतमाला। कि भारत का माउंट गुडविन ऑस्टिन शिखर 8611 मीटर ऊंचा है, जो काराकोरम की पर्वतमाला में है। हिमालय का नेपाल में आया हुआ दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट, कि हिमालय में सबसे ऊंचा नेपाल में जो आया है सबसे ऊंचा शिखर है वो माउंट एवरेस्ट है, और वो 8848 मीटर है। उसके उपरांत भारत के हिस्से की पर्वतमाला में कंचनजंगा 8598 मीटर, नंदा देवी जो है वो 7817 मीटर और बद्रीनाथ जो है वो 7138 मीटर आदि बहुत ही ऊंचे शिखर है। तो ये सब जो जगह है वो हिमालय की पर्वतमाला में आए हुए हैं। हिमालय के पूर्व का पर्वतीय प्रदेश, हिमालय के पूर्व में आए हुए इस प्रदेश का ज़्यादातर हिस्सा पर्वतीय है। कि इस प्रदेश में जो भी आया है वो ज़्यादातर हिस्सा कैसा है, पर्वतीय प्रदेशों वाला है। यहाँ पतकोई और लुसाई की पर्वतमालाएं तथा दक्षिण भाग में पूर्व पश्चिम फैली हुई गारो, खासी, जैंतिया और नागा की पर्वतमाला आई हुई है। ये पर्वतमालाएं ज़्यादा ऊंची नहीं है। कि ये जो पर्वतमालाएं हैं वो ज़्यादा ऊंची नहीं है, जो हिमालय में आई है वो ऊंची है, इतनी ऊंची ये पर्वतमालाएं नहीं है। यहाँ पर भारत का जो पर्वतीय प्रदेश है उसका नक्शा भी दिया है, और यहाँ जो साइड में दिख रहा है ये मैदानों का प्रदेश है उसका नक्शा है। तो दूसरा है उत्तर का मैदानी प्रदेश।
उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के दक्षिण में आए हुए प्रदेश की रचना हिमालय में से निकलने वाली बड़ी नदियों और उनसे मिलने वाली नदियों के कांप मिट्टी से हुई है। यह मैदानों का प्रदेश उत्तर भारत के अधिकतर विस्तार में फैला हुआ है, इसलिए वह उत्तर का मैदानी प्रदेश कहलाता है। इस मैदानी प्रदेश की गिनती दुनिया में नदियों द्वारा बनाए गए बड़े मैदानों में होती है। नदियों का समतलीय मैदानी प्रदेश भारत का सबसे समृद्ध और घनी संख्या वाला प्रदेश माना जाता है। यहाँ पर हमें हिमालय में से जो निकलती है उन नदियों के नाम लिखने हैं और यहाँ पर भारत के जो प्रमुख सरोवर है यहाँ पर नक्शे में सब दिया गया है। ये जो नक्शा है वो कौन सा नक्शा है, भारत में नदी और जो सरोवर है, तो ये सब हमें यहाँ से ढूंढकर लिखने हैं कि भारत में जो नदियाँ हैं वो हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ निकल आती है और भारत के जो प्रमुख जो मुख्य सरोवर है तो वो कौन से सरोवर है वो भी यहाँ पर हमें लिखने हैं। आगे जो तीसरा है वो देखते हैं कि मध्य और दक्षिण भारत का जो पठारी प्रदेश है वो यहाँ पर पठारी प्रदेश का भी नक्शा दिया हुआ है, तो इसमें देखकर हमें उसका भी अभ्यास करना है कि नदियों के समतलीय मैदानों के प्रदेश के दक्षिण में मध्य और दक्षिण भारत का पठारी प्रदेश आया हुआ है। यह प्रदेश उल्टे त्रिभुजाकार में फैला है कि ये जो प्रदेश है वो अगर हम उल्टा करके देखेंगे तो वो त्रिभुजाकार में दिखेगा। दक्षिण भारत का यह भूमि भाग संकरा और दोनों तरफ विशाल जल राशि वाला है कि ये क्या है कि भारत का जो यह भूमि भाग है वो संकरा है और दोनों तरफ से कैसा है, विशाल जल राशि, यानी कि इसमें बहुत सारी मात्रा में पानी है, इसलिए यह पठारी प्रदेश द्वीपकल्प कहलाता है कि बहुत सारा पानी होने के कारण इसको द्वीपकल्पी कहते हैं। यह प्रदेश बहुत पुराना और सख्त चट्टानों का बना हुआ है कि यह प्रदेश कैसा है, बहुत पुराना है और सख्त चट्टानों से बना हुआ है। इस पठारी प्रदेश के बीच नर्मदा और सोन नदी की घाटी आई हुई है। इन प्रदेश में क्या आया है कि नर्मदा और सोन नदी की घाटी आई हुई है, इससे उसके दो भाग पड़ते हैं और इसके कारण उसके दो भाग पड़ते हैं। उत्तर का भाग जो है वो मालवा का उच्च प्रदेश और दक्षिण का जो भाग है वो दक्कन का उच्च प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इस पठारी प्रदेश की जमीन मैदानी प्रदेश जितनी उपजाऊ नहीं है फिर भी काली है कि ये जो पठारी प्रदेश की ज़मीन है वो मैदानी जो प्रदेश होते हैं उनके जितनी उपजाऊ नहीं है, पर ये जो ज़मीन है वो काली है। अतः अधिकतर क्षेत्रों में कृषि अच्छी होती है। इसके कारण यहाँ पर ज़्यादातर क्षेत्रों में क्या होता है कि कृषि यानी कि खेतीबाड़ी अच्छी होती है। यह पठारी प्रदेश भारत का खनिज भंडार कहलाता है। ये जो पठारी प्रदेश है ये भारत के लिए खनिज का भंडार कहलाता है। चौथा है समुद्र तटीय संकरे मैदान कि भारत के तीनों ओर समुद्र तट आया हुआ है कि भारत के तीनों ओर क्या है, समुद्र तट है। यह समुद्र तट लगभग 7517 किलोमीटर लंबा है। समुद्र तट पर संकरे मैदान आए हुए हैं। इन मैदानों के एक ओर समुद्र है तो दूसरी ओर दक्षिण का उच्च पठारी प्रदेश जो है वह आया हुआ है। भारत के पूर्व तट पर आया हुआ मैदान पूर्व तटीय मैदान के रूप में जाना जाता है। समुद्र तट मत्स्य उद्योग के लिए प्रख्यात है। इन मैदानों के समुद्र तट पर चेन्नई, पुडुचेरी, मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम जैसे बड़े शहर आए हुए हैं कि इन मैदानों के समुद्र तट पर कौन कौन से शहर आए हैं कि चेन्नई, पुडुचेरी, मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम जैसे बड़े शहर आए हैं जो भारत के प्रसिद्ध बंदरगाह माने जाते हैं। भारत के पश्चिम तट पर आया हुआ मैदान पश्चिम तटीय मैदान कहलाता है। यह मैदान पूर्व तटीय मैदान से सकरा है। इस मैदान में कुछ भाग काली मिट्टी का और कुछ भाग कांप की उपजाऊ मिट्टी का
बना हुआ है, इसलिए यह मैदान बहुत ही उपजाऊ है कि यहाँ पर कुछ भाग काली मिट्टी का है और कुछ भाग जो है वो कांप की जो उपजाऊ मिट्टी है उससे बना हुआ है, इसीलिए इस मैदान में बहुत ही उपज होती है। पश्चिम तटीय मैदान परिवहन और मत्स्य उद्योग के लिए प्रख्यात है कि मत्स्य उद्योग और परिवहन के लिए ये जो पश्चिम तटीय मैदान है वो बहुत ही प्रख्यात है। इस मैदान में कंडला, मुंबई, बेंगलोर, कालीकट और तिरुवनंतपुरम आदि समुद्र तट पर आए हुए बड़े बंदरगाह और प्रख्यात शहर है। अब पांचवा है टापू। टापू यानी कि द्वीप की चारों ओर पानी से घिरा हुआ भूभाग टापू कहलाता है। टापू यानी इसे द्वीप भी कहते हैं कि चारों ओर पानी से घिरा हुआ होता है और इसमें जो बीच का भूमि का भाग होता है उसे टापू कहते हैं। भारत के पश्चिम की ओर के अरब सागर में लक्षद्वीप और मिनिकॉय के टापू है। इनका प्रशासनिक केंद्र केवरत्ती है। भारत के पूर्व की ओर के बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार के टापू यानी कि द्वीप आए हुए हैं, जिनका प्रशासनिक केंद्र पोर्ट ब्लेयर माना जाता है। ये हमने टापू के बारे में देखा। अब देखते हैं रेगिस्तान कि अरावली की पर्वतमाला के पश्चिम में आए हुए राजस्थान का पश्चिमी भाग रेगिस्तान है कि अरावली की जो पर्वतमालाएं है वो पश्चिम में आई है, तो उसमें से राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है उसे रेगिस्तान कहते हैं। उसकी ज़मीन रेतीली है, वहाँ पर जो ज़मीन है वो रेतीली है। रेगिस्तान की जलवायु सूखी और विषम है। ज़्यादातर यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, 20 सेमी से भी कम होती है। अतः इस प्रदेश का अधिक हिस्सा सूखा और वीरान है। इसके कारण बहुत कम वर्षा होने के कारण यहाँ पर जो हिस्सा है इस प्रदेश का तो वह सूखा है और वीरान है। पानी की तकलीफ, जीवन उपयोगी चीज वस्तुओं की निरंतर कमी के कारण इस प्रदेश में जनसंख्या बहुत ही कम है कि यहाँ पर जिन चीज़ों को हम जीवन उपयोग में लेते हैं तो इन चीज़ों का भी अभाव है और इसके कारण वहाँ पर जनसंख्या भी बहुत कम है। यहाँ पर खजूर के पेड़ और ऊँटों का कारवां देखने को मिलता है। यहाँ पर खजूर के पेड़ है और ऊँटों का कारवां देखने को मिलेगा। राजस्थान के उत्तर भाग में रेगिस्तान में सतलज नदी में से इंदिरा गांधी नहर द्वारा सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने के कारण रेगिस्तान का उत्तरी हिस्सा हरा भरा बना है कि राजस्थान में उत्तर भाग में कि जहाँ पर रेगिस्तान है वहाँ पर सतलज नदी है, तो वहाँ पर इंदिरा गांधी नहर द्वारा सिंचाई के लिए पानी पहुँचाया जाता है और इसके कारण रेगिस्तान का उत्तरी जो हिस्सा है वो थोड़ा हरा भरा बना है और वहाँ कृषि का विकास भी काफ़ी प्रमाण में हुआ है और पानी पहुँचाने के कारण वहाँ पर कृषि का जो विकास है वो भी काफ़ी प्रमाण में हुआ है, बहुत मात्रा में हुआ है। कच्छ का रेगिस्तान राजस्थान के रेगिस्तान से भिन्न है। गुजरात में आया हुआ कच्छ का रेगिस्तान एक विशाल क्षारीय प्रदेश है। यह रेगिस्तान बड़े रेगिस्तान और छोटे रेगिस्तान ऐसे दो हिस्सों में है। यहाँ पर पृथ्वी ने मानो श्वेत चादर ओढ़ ली हो ऐसा संपूर्ण चित्र देखता है कि गुजरात में आया हुआ है जो कच्छ का रेगिस्तान है वह एक बड़ा क्षारीय प्रदेश है और यहाँ पर वह जो रेगिस्तान है वह रेगिस्तान बड़े रेगिस्तान और छोटे रेगिस्तान ऐसे दो हिस्सों में है और यहाँ पर मानो वह जगह कैसी है कि पृथ्वी ने मानो श्वेत चादर ओढ़ ली हो ऐसा संपूर्ण क्षेत्र दिखता है। विश्व में इस प्रकार का रेगिस्तान सिर्फ कच्छ में ही है कि जैसे श्वेत चादर ओढ़ ली हो ऐसा रेगिस्तान विश्व में पूरे विश्व में सिर्फ कच्छ में ही हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये पाठ पूरा होता है। आपको इसका अभ्यास करना है, अच्छे से पढ़ना है और यहाँ पर जो स्वाध्याय में प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर भी आप लोगों को लिखने हैं।